नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मेरे संग की औरतें नामक पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। और पहले भाग में आपने सुना, आपने पढ़ा कि किस तरह से लेखिका की नानी ने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए अपने पति से प्यारे लाल शर्मा जी को बुलवाती हैं और उनसे वचन लेती हैं कि आप जो है मेरी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवा देंगे। इसके बाद आगे का पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ में ये है कि खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और उनकी जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चकना जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके की टांग थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। इस पैराग्राफ में मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि उनकी माँ की शादी नानी के प्रयास से एक होनहार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के जुर्म में आईसीएस के इम्तहान में नहीं बैठने दिया गया। और इधर फिर वो अपनी माँ के विषय में बताती हैं कि माँ भी हमारी जो है वे ऊंचे ख्याल की थीं और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली थीं। इसलिए वे विदेशी कपड़ों का परित्याग करके खादी के कपड़ों को पहनती थीं। हालांकि उन्हें खादी की साड़ी पहनने में दुविधाएं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके मन में जो एक आज़ादी की उमंग थी उसी के कारण वे जो है खादी की भारी साड़ी भी पहन लेती थीं। उन्हें यह देख करके हमारी दादी हमारी माँ के विषय में कहती थी कि मेरी बहू तो ऐसी ही है, धोई पोछी और छीके की टांग। यानी गनीमत यही है कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। मतलब मेरी बहू जो है वह आदर्श स्वभाव वाली है और वह आदर्श विचारों पर चलती है। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि क्यों नहीं। उनकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, तबदवा उसके साहबी ससुर का था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश थी। उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात मतलब सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो
मतलब लेखिका की माँ यानी दादी और नानी के घर के जो लोग थे वो लोग अच्छे खासे जो है विदेशियों के अर्थात साहबों के से खासे प्रभावित थे। और इनके नाना तो पक्के साहब थे, मतलब पक्के विदेशी संस्कृति को मानने वाले थे। और यही वजह है कि रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई, चाल चलन, चेहरे मोहरे सबसे वे अंग्रेज दिखते थे। मज़े की बात यह थी कि जो हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे वे भी पक्के जो है गांधी, नेहरू, ये सब जितने भी थे वे सभी पक्के जो है उनके प्रशंसक रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लेखिका जो है इन सब पर अपने बातों को बताती है। फिर इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी के जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि वह जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी और उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका वक्त ज़्यादा किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ, बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरों से जाहिर नहीं करती थीं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त थी। दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बाखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की ही चिट्ठी क्यों ना हो। इस पूरे पैराग्राफ में लेखिका अपनी माँ के स्वभाव, आदतों के विषय में बताती हैं कि उनकी माँ ठोस काम करने वाली थी और उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी और वो हमेशा आज़ादी अर्थात स्वतंत्र विचारों में जीने वाली थी। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कभी अपनी माँ को अपनी माँ की तरह नहीं माना और ना ही कभी मेरी माँ ने मुझे लाड दुलार किया, न खाना बना खिलाया, ना एक अच्छी बहू और पत्नी की होने की सीख दी। इसका प्रमुख वजह था कि माँ इनकी अक्सर बीमार रहती थी और इसीलिए शायद यही था कि वे घर बार को संभालने में रुचि नहीं दिखाती थी। और इस तरह से एक और उनके अंदर दो आदतें बहुत थी। एक तो यह था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा वह एक व्यक्ति की गोपनीय बात को दूसरों से जाहिर नहीं करती थी। शायद यही वजह है कि लेखक की माँ को सभी लोग पसंद करते थे और कोई कभी भी उनसे कुछ बोलता नहीं था। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसके दूसरे भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।